हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। और आज का जो ये व्लॉग होने वाला है वो बेसिकली होने वाला है कि अगर कोई स्टूडेंट है इंडिया से कनाडा जाना चाहता है और उसे कोई गाइडेंस नहीं मिल रहा है, तो बेसिकली उसके लिए मैं ये व्लॉग बनाने जा रहा हूँ। और इसके लिए जो मेरे भाई हैं मानवेंद्र चौहान, मैं उनके घर आया हूँ। और पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई, टाइम दिया। भाई जब कनाडा में थे तभी मैंने बोला था कि आओगे तो ये वीडियो मुझे बनाना है। जी जी। और चलो फिर जानते हैं कि कैसे भारत से आप कनाडा जा सकते हो, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है। वीडियो स्किप मत करना एक सेकंड का भी, सारी डिटेल्स आपको मिलेगी इस वीडियो में। और चलो जानते हैं। सबसे पहले ये बताओ कि अपना पूरा नाम और कहाँ रहते हो, स्कूलिंग कहाँ से करी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सब चीज़ डिटेल में। जी, मेरा नाम मानवेंद्र चौहान है और हम विजयनगर में रहते थे स्टार्टिंग से। और स्कूलिंग हमने करी डीवी पब्लिक स्कूल से। हाँ। तो हम चारों भाई थे, जिसमें आप भी थे। ये मेरे बड़े भाई हैं, कज़न। तो हम चारों भाई थे, मैं, मेरा भाई और सागर और इसका छोटा भाई सौरभ। बिल्कुल। तो हम साथ में पढ़ते थे डीएवी तक। डीएवी में पढ़े 12th तक। और उसके बाद मैंने बीटेक करी है एमजीएम कॉलेज, जो सेक्टर 62 में है, कंप्यूटर साइंस से। ठीक है। उसके बाद मैंने 2 साल जॉब की थी। किस फील्ड से करी? कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस से किया, मतलब जैसे बीटेक मैंने कंप्यूटर साइंस से किया, तो जॉब भी मेरी कंप्यूटर साइंस में लगी थी। जीएसएस कॉलेज है, उसके अंदर एक इंक्यूबेशन सेंटर है। अच्छा अच्छा। वहाँ स्टार्टअप्स वगैरह थे। उस टाइम पे स्टार्टअप काफ़ी पॉपुलर थे, तो स्टार्टअप में ही की थी मैंने। कोई एमएनसी वगैरह चूज़ नहीं की थी। और फिर 2 साल काम करने के बाद कहाँ पे जॉब करी? रिलायंस में भी करी थी? नहीं, 2 साल मैंने बताया था। अच्छा, रेक्नोमैश करके कंपनी थी। अच्छा, वहाँ पे की थी। फिर मेरा बाहर का सीन हो गया था, क्योंकि मेरा जो भाई है छोटा भाई, उसको थोड़ा उसके कॉलेज की तरफ से गाइड वगैरह हो रखा था कि बाहर कैसे जाते हैं। हमें तो इतनी नॉलेज थी नहीं, क्योंकि हमारे कॉलेज में कभी तो आपका प्लान नहीं था जाने का? नहीं, ऐसा स्टार्टिंग से नहीं था मेरा। ठीक है। और फिर मेरे दोस्त भी इतने अवेयर नहीं थे। मेरे कॉलेज के गए थे, सुपर सीनियर वगैरह गए थे, तो मगर मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था कि मैं जाऊँ बाहर पढ़ने और वहाँ पर सेटल हूँ। ठीक है। मेरे को यहीं से ही लगता था स्टार्टिंग में, क्योंकि इतना नहीं था। और फिर जब मैंने कनाडा के लिए स्टार्टिंग करी, तो मैं जॉब के साथ पढ़ता भी था। मैंने 62 में जॉब की थी रेक्नोमैश में। ठीक है। और साथ के साथ मैंने कनाडा की प्रिपरेशन भी की थी, जैसे मैं जीआरई और पहले मैं अमेरिका के लिए कर रहा था। अच्छा अच्छा। यूएस के लिए। तो मैं जो स्टेट यूनिवर्सिटीज है कैलिफोर्निया में, उसके लिए टारगेट कर रहा था। मगर वहाँ पर फिर ट्रम्प का चक्कर चल रहा था, तो इस चक्कर में मैंने यूएस से फिर कनाडा शिफ्ट कर ली। तो मैंने जीआरई की प्रिपरेशन की थी। पहले मैं टॉफल की कर रहा था, क्योंकि अमेरिका में टॉफल चलता है। मगर बाद में मैंने आइल्स किया, तो ऑलमोस्ट सेम ही। कनाडा के लिए आइल्स देना पड़ता है? कनाडा के लिए आइल्स होता है, टॉफल होता है अमेरिका के लिए। और कोचिंग वगैरह क्या क्या? कोचिंग मैंने 62 से ली थी। एक जैम्बोरी करके है इंस्टीट्यूट है, वो सिर्फ इन्हीं चीज़ों पे करता है, इमिग्रेशन वगैरह जो होता है। मतलब ओवरसीज स्टूडेंट्स वगैरह जो जाते हैं, इमिग्रेंट्स। ठीक है। तो उनके लिए प्रोसेस होती है। तो साइड बाय साइड कर रहा था मैं, तो वो काफ़ी हेक्टिक पड़ रहा था। अच्छा, जॉब के साथ साथ ही? जी। तो इस वजह से मेरा थोड़ा टाइम भी लग गया। अराउंड मुझे 9 मंथ प्रिपरेशन करने में लगे हैं। अच्छा अच्छा। और उसके बाद मैं गया था मुंबई, क्योंकि रिलायंस। जी, रिलायंस नहीं, अपनी जो सेम कंपनी थी इसकी तरफ से गया था। उनका ऑफिस मुंबई था। क्यों? क्योंकि मेरे को पता था मैं बाहर तो जाना ही है। तो इससे पहले मैं कभी बाहर ऐसे रहा नहीं हूँ, हॉस्टल वगैरह में भी नहीं रहा, उस वजह से। जी। अच्छा, ये रीजन था। रीजन ये था मुंबई ट्रांसफर होने का, कि मैं अकेले रह सकता हूँ, नहीं रह सकता। मतलब मैं एक्यूमुलेटाइज हो पाऊंगा इस एनवायरनमेंट से वगैरह से। ठीक है। फिर मैं मुंबई गया। जब मैं मुंबई गया तो मेरे फ्लैटमेट जो थे, क्योंकि वर्क प्रेशर तो था ही इंडिया में, तो आपको पता ही है आईटी में बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर रहता है यहाँ पर। ठीक है। और स्टार्टअप वैसे ही था। तो जो मेरे रूममेट वगैरह थे, तो उनमें से एक बंदा रिलायंस में था। अच्छा। तो उसको मैं देखता था, बहुत चिल था वो। मतलब इतना ज़्यादा काम नहीं होता था। ठीक है। तो मैंने उससे बात की, उसने मेरा रेफरेंस दिया। फिर मैंने रिलायंस पे स्विच किया। तो वहाँ की लाइफ बहुत अलग थी। रिलायंस की बहुत चिल लाइफ थी। मतलब जितना यहाँ पर काम होता था 10% काम होता था, और काफ़ी फ्री टाइम होता था। फ्रेंड्स वगैरह होते थे, गेम्स वगैरह खेलते थे, आउटिंग वगैरह करने आते थे। तो वो लाइफ मतलब बहुत अच्छी थी एज कम्पेयर टू जब मैं घर पे रह रहा था। क्योंकि घर पे क्या होता था, 10-12 घंटे जॉब होती थी मिनिमम ये उस टाइम पे, स्टार्टअप वगैरह में। तो यहाँ से अप डाउन करने में भी 1 घंटा लगता था। उसमें अलग टाइम। हाँ, क्योंकि ये एरिया थोड़ा वैसा है ना, NH24 भी नहीं बना था। तो 1 घंटा जाने में, मतलब मेरा शायद 6-7 किलोमीटर ऑफिस था। अच्छा। और मुझे 1 घंटा जाने में, 1 घंटा आने में लगता था। फ्रस्ट्रेशन नेक्स्ट लेवल था उस टाइम पे। तो चीजें अच्छी होती गई। और तब तो जाम भी इतना लगता था। हाँ, सिंगल। वही बता रहा हूँ। तो काफी खतरों से खेल के जाना पड़ता था वहाँ तक। तो अब मुंबई गया, तो फिर वहाँ पर
बाइक मंगवाई मैंने वहाँ पे, अच्छा खासा एंजॉय वगैरह किया, जॉब अप की, और मुझे पता ही था कि मैं कनाडा। तो साथ साथ तैयारी चल रही थी? तैयारी हो चुकी थी। अच्छा, कर ली थी? तैयारी हो चुकी, अप्लाई कर दिया था, आइल्स निकल चुका था मेरा। अच्छा, और भाई ने पहली बार में क्लियर कर दिया था आइल्स ना? जी ठीक है। इसमें क्लियर करना नहीं होता, मतलब बैंड लाना होता है। हाँ, जितने मैक्सिमम बैंड। थोड़ा और डिटेल में बताओ, जैसे अगर कोई करना चाहे क्या क्या प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या क्या आता है सिलेबस वगैरह? आइल्स इतना हार्ड नहीं है। अच्छा, अगर नॉर्मल स्पीकिंग जैसे हम जैसे बड़े हैं इंग्लिश स्कूल वगैरह से, और यहाँ के बंदे दिल्ली एनसीआर के, तो उनके लिए इतना मुश्किल नहीं होता है मेरे हिसाब से। अब ठीक है, वो तो पर्टिकुलर बंदे पे डिपेंड करता है, क्योंकि मैं जीआरई की प्रिपरेशन कर रहा था, उसमें भी वो कैप वगैरह होती है। इंग्लिश का पार्ट होता है। हाँ, मेनली इंग्लिश ही आता है उसमें। आइल्स में बेसिकली इंग्लिश होता है, जीआरई के अंदर मैथ और इंग्लिश होता है। आइल्स जीआरई दोनों देने हैं? नहीं, अच्छा, एक मैं प्रिपरेशन कर रहा था। अच्छा, तो इस वजह से मेरे लिए आइल्स इजी पड़ गया, क्योंकि मैंने जीआरई की प्रिपरेशन कर रहा था। क्या खर्चा आता है कोचिंग अगर कोई करना चाहे? खर्चा साल का या आपका मुझे तो नहीं पता, आज से 3-4 साल पहले 25,000 था उसकी कोचिंग, पूरी कोर्स का? पूरे कोर्स। अच्छा ठीक है, ज्यादा नहीं है फिर भी, है ना? हाँ, मतलब हमारे लिए तो था, क्योंकि हम मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। अच्छा ठीक है। और फिर था, मतलब काफी हमारे लिए तो काफी था। फिर आगे कैसे डिसाइड किया कि अब निकलना है यहाँ से? डिसाइडेड तो किसी का कोई गाइडेंस था? किसी मेरा भाई था। अच्छा, उसे पता था? हाँ, उसे पता था। उसके जैसे कॉलेज में उसके एक टीचर भी थे, और एक उनके प्रोफेसर आए थे जो यूएस से थे। अच्छा, तो उन्होंने अच्छी तरह गाइड किया था। उसने जो मुझे बताया, उसने, मेरे भाई ने। ठीक है। तो बेसिकली पीछे मतलब जो पुश होता है उसका ही था। अच्छा ठीक है। फिर मेहनत तो मैंने की है, नो डाउट। उसमें मगर एक पुश की जरूरत थी, एक डायरेक्शन की जरूरत थी, तो वो मेरे भाई की तरफ से थी। ठीक है। और भाई के जो छोटे भाई हैं वो भी इस समय कनाडा में ही हैं जी, और भाई यहाँ काम से आए हैं किसी काम से शादी करने आया हूँ मैं। अच्छा ठीक है। तो भाई की शादी 26 तक को होने वाली है, डिसाइड हो चुका है। आइल्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है ऑनलाइन, एक होता है पेपर बेस्ड। मैंने पेपर बेस्ड दिया था। ऑनलाइन में क्या होता है कि आप जो स्पीकिंग होगी आपकी, वो एक कंप्यूटर होगा सामने, वो क्वेश्चन करेगा आपको। अच्छा। और वो आपको उसको आंसर करना पड़ेगा, और सारा मतलब कंप्यूटर पे ही होगा। कि जैसे रीडिंग हुआ तो आपको कंप्यूटर पे ही रीड करके उसके आंसर देने पड़ेंगे। लिसनिंग में कोई सुनता है या वो ऑटोमेटिक ही होता है? ऑटोमेटिक। अच्छा, ऑटोमेटिक है ना? ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड है तो ठीक है। और जो आपके पेपर बेस्ड होते हैं, आपको एक सेंटर होता है। मेरा सेंटर पड़ा था गुड़गांव में। ठीक है, वहां जाके देना पड़ेगा। ठीक है। तो मैंने वहाँ पर दिया था। बहुत सारे कैंडिडेट्स से एक साथ ही हुए थे वहाँ पर। अच्छा, बहुत लोग जाते हैं ना कनाडा इंडिया से? जी, पंजाबी ज्यादा, ये तो है जी। इसका रीजन ये है कि जब हम वर्ल्ड वॉर से पहले, ये अमेरिका इंग्लैंड का ही पार्ट था। अच्छा। तो जो हमारे सोल्जर्स वगैरह थे वो सारे सिख थे। अच्छा, जो पंजाबीज वगैरह, क्योंकि आर्मी में, मिलिट्री में यही रिक्रूट होते थे। तो उस टाइम पे ये वहाँ कनाडा शिफ्ट हो गए थे। और जो इनके रिलेटिव्स हैं, उनका आना जाना लगा रहता था। तो उनको ज्यादा अवेयरनेस थी कि क्या होता है क्या नहीं होता है। इस वजह से सब, अब तो यहाँ पर जनरेशन चेंज हो गई ना। मतलब जैसे सोशल मीडिया आ गया, नेटवर्किंग इतना हो गया कि आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक पता लगा पा रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। फिर ये यूट्यूब ने भी थोड़ा सा अवेयरनेस बढ़ा दिया। जी, ये तो है ही। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो इंटरनेट आया जब से, तो ज्यादा अवेयरनेस हो गई। इसकी वजह से ज्यादा इमिग्रेशन होने लग गए हैं। पहले इतना इमिग्रेशन नहीं होता था। पहले कोई जहाँ है वहीं रहते थे। इंस्टेड लाइक कोई गांव से शहर भी नहीं जाता था पहले। तो सब अपनी वहीं जीते थे, वहीं मरते थे, उस टाइप से बोलते हैं। तो ये तो जो हमारा सोशलाइजेशन वगैरह हुआ है, जो हमारे ठीक है पूरा ये चला है सोशलाइजेशन की वजह से, तो उसकी वजह से ज्यादा हो रहा है। और करंटली कनाडा इज बेस्ट कंट्री टू लिव इन। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर सिक्योरिटीज बहुत अच्छी है, जॉब सिक्योरिटीज है, रूल्स रेगुलेशन है, गवर्नमेंट अच्छी है, ठीक है, नेचर है। और खर्चा कितना क्या क्या होता है? शुरू में जाएंगे कितना पैसा होना चाहिए जेब में, और क्या फाइनेंशियली बैकअप होना चाहिए, ये सब बताओ। इनमें खाने पीने का मिला के सब कुछ, ट्रैवल। इसमें भी कनाडा गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा कर रखा है। जब हम फर्स्ट ईयर की अगर हम फीस देते हैं तो एक जीआईसी होती है। अच्छा। वो हमें पे करनी होती है। वो उस टाइम आज भी $10,000 है वो जी। तो जो जीआईसी बोलते हैं, एक अकाउंट होता है। जैसे हम सेविंग्स वगैरह अकाउंट करते हैं, जीआईसी अकाउंट बनता है। मुझे उसकी फुल फॉर्म याद नहीं आ रही है। तो आपको वो $650 पर मंथ देगी आपके ही। अच्छा, 1 साल तक। हाँ ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो, जिससे कि वहाँ पर क्राइसिस ना हो, लोग उल्टे सीधे काम ना करें, होमलेस ना हो। तो ये तो बहुत अच्छी बात है जी। उन्होंने सब प्लान कर रखा है, जब उसे डेवलप्ड कंट्री बोलते हैं। अच्छा ठीक है, आपको पहले से पहले प्लान
कर रखा है कि आपको बता रखा है कि आपके पास अगर ये चीजें हैं तो ही आना, उससे पहले मत देखना। तो वीजा किस वजह से कैंसिल हो जाते हैं? जैसे मेरे पास है पैसा जी, सब कुछ है, फिर मैंने सुना वीजा कैंसिल हो गए, पैसे लोगों के इसके भी बहुत नहीं, मरना वरना तो वो गवर्नमेंट के हाथ में नहीं, तो मरना वरना नहीं। अच्छा। उन्होंने पहले गाइडलाइंस दे रखी होती है। अब क्या होता है कि पंजाबीज जो होते हैं, जो गांव से आते हैं, जो मेनली जो भी बंदा जिन्हें नहीं पता, अच्छा, उनको फ्रॉड कर देते हैं लोग, उनके साथ फ्रॉड हो जाते हैं कि वो मिस गाइड कर देते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन लीड कर देते हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से फ्रॉड वगैरह होते हैं, ये विद इन इंडिया होते हैं, वहां पर नहीं होते कि सपने दिखा देते हैं ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अच्छा। किसी के जैसे बोलते हैं आइल्स में बैंड नहीं आ पाए, फिर भी कह देंगे नहीं हो जाएगा, आप काम करवाएंगे। किसी प्रॉपर नॉलेज नहीं देते लोग। जी ठीक है, तो ये सब जो चीजें बहुत कॉमन है यहाँ पर, सिर्फ इंडिया में, वहां पर नहीं है। मिसलीडिंग वगैरह इन्फॉर्मेशन गलत नहीं देते हैं वहां पर, ये रीजंस हैं। और उन्होंने हर चीज अपनी कनाडा जो उनकी गवर्नमेंट है उनकी वेबसाइट पे है। जैसे अब यहाँ पर भी ये चीज आने लग गया कि जो इंडियन गवर्नमेंट है बहुत एक्टिव हो चुकी है, इंटरनेट वगैरह पे हर चीज प्रोवाइड कराती है इन्फॉर्मेशन, जो आप कहीं भी एक क्लिक करो वेबसाइट पे तो आपको मिल जाएगी। तो वो चीज वहां पर पहले से ही है सेटअप। उनका बैंकिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है काफी अच्छा है, जिसकी वजह से जो पैसे का लेन देन होता है वो काफी सूदिंग है और बोल सकते हैं प्रोटेक्टिव है। ठीक है, सिक्योरिटी बहुत अच्छी है वहाँ पर इन सब चीजों में। प्लस अगर कनाडा का देखें तो वहाँ की गवर्नमेंट से सोशल सिक्योरिटी काफी अच्छी है, इन द सेंस कि जैसे स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, स्टूडेंट्स को नहीं होने की, वर्क परमिट वालों को नहीं होनी। अगर आप सिटीजन बन गए तो आपकी तो बल्ले बल्ले, उनके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा होते हैं। वो आपको एक टाइम के बाद पेंशन होती है, उसकी पेंशन प्रोवाइड करते हैं। अगर आपके बच्चा हुआ है तो उनके लिए वो भत्ता प्रोवाइड करते हैं, भत्ता बोलते हैं जैसे हिंदी में। तो कि एक अमाउंट फिक्स अमाउंट होता है, वो ऊपर नीचे होते रहते हैं जैसे कंडीशंस होती हैं। और आपकी बच्चे की एजुकेशन फ्री होगी। ठीक है, इन सिर्फ वो केस कब होगा जब आप सिटीजन बन जाओगे। पीआर बनना ही मतलब पीआर होना ही सिटीजन है? नहीं, पीआर इज लाइक परमानेंट रेजिडेंस। अच्छा, परमानेंट रेजिडेंस में कैटेगरीज है कि आप उसमें इतने जो फायदे होते हैं वो नहीं मिल पाते, क्योंकि कैनेडियन सिटीजन्स के लिए जो राइट्स हैं ठीक है वो पीआर वालों को नहीं होते। बस होल्डर परमानेंट रेजिडेंस लाइक होल्डर होके आप वहाँ पर रह सकते हैं। अच्छा, ये होता है। ठीक है, मुझे नहीं पता था। उसमें भी ये होता है कि पीआर भी कब अप्लाई कर सकते हैं, जब आप 3 साल के ITR वगैरह भर सकते हैं, भर लेते हैं तो आप उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अभी जो प्रोसेस है देखिए, मैं तो 3-4 साल हो गए, 3 साल हो गए हैं भाई, 3 साल हो चुके हैं। मैं 6 साल पहले की बात करता हूँ। हाँ। तो जो 6 साल में जितना इजीली हो जाता था कनाडा में इमिग्रेट करना, आइदर बाय स्टडी और वर्क परमिट, अब वो बहुत हार्ड हो चुका है। अच्छा है। और आगे जो कह तो रहे हैं इजी सूदिंग होगा, मगर मुझे लगता नहीं है कि इतना इजी हो पाएगा। और इमिग्रेशन में क्या क्या पूछा जाता है सवाल? मैंने सुना ये भी बहुत नहीं, इमिग्रेशन में जो मेरे पास US का वीजा भी है। अच्छा, ठीक है जी। जो कनाडा का इमिग्रेशन है उसमें जो था उसमें कोई क्वेश्चनिंग वगैरह नहीं थी, इंटरव्यूज वगैरह नहीं थे, मगर US गवर्नमेंट का जब आप वीजा लोगे तो उसमें था। अच्छा, तो उसमें मेरा इंटरव्यू हुआ था पर्टिकुलर। ठीक है, और मुझसे बेसिक सवाल पूछे थे, ऐसा कुछ नहीं था कि हार्ड एंड फास्ट कि आप क्या कर रहे हो, क्यों जाना चाहते हो। वो सब तो डॉक्यूमेंट्स होंगे ही, उसके तो बताने की जरूरत है नहीं, वही उसी बेसिस पे जो डॉक्यूमेंट होंगे उसी बेसिस पे पूछते हैं। ठीक है, कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आप कहाँ जाना चाहते हो, क्यों जाना चाहते हैं, बस ये 3-4 बेसिक क्वेश्चन होते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। ठीक है। और अगर मैं पहले थोड़ा सा बैक में जाऊं दोबारा से, तो फ्लाइट टिकट्स कैसे मैनेज किया, क्या क्या था कि कितना खर्चा इतना करने जा रहे हैं हम, कैसे चलेगा, क्या क्या होगा, क्या दिमाग में चल रहा था? नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, अगर आपको बाहर जाना है तो आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। इन केस ऑफ फाइनेंशियली, ये अलग फाइनेंशियली क्या होता है, तो आप उसमें ये मत देखिए कि 5,000 ऊपर हो गए, 10,000 हो गए, ये सब तो भूल जाइए। जितने का मिल रहा है आपको लेना पड़ेगा। आप कितनी प्लानिंग कर लीजिए, जितनी की वो चीज है आपको लेनी पड़ेगी। ऊपर 1-2% ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, ये आप जैसे 3 महीने पहले बुक करोगे थोड़ी सस्ती पड़ जाएगी। अच्छा, ठीक है। अगर एट टाइम करवाओगे थोड़ी महंगी पड़ जाएगी। क्या जैसे लोग देख सकते हैं, फ्री में जानना चाहूँ कितना खर्चा आया फ्लाइट टिकट में? फ्लाइट टिकट इंडिया से जी उस टाइम पे मेरी 75,000 की थी। जाना आने की भी टिकट मांगते हैं वो लोग कि नहीं ऐसा जाना जी? आप टूरिस्ट वीजा पे होता है तो पूछते हैं कि ठीक है आप वापस कब आओगे। अब स्टडी पे तो ठीक है। और हेल्थ वगैरह ठीक होनी चाहिए, शराब सिगरेट पीते हैं ये सब, ऐसा कुछ है इसका? इसमें
बेसिकली जब हमारे वीजा लगता है तो उसमें एक हमारा हेल्थ चेकअप होता है, ठीक है, जो VFS बोलते हैं, इसमें इमिग्रेशन लगता है। तो वो आप चाहे विजिटर हो, टूरिस्ट हो, कुछ मतलब टूरिस्ट हो, स्टडी हो, वर्क पे, तो उसमें आपको अपनी रिपोर्ट पूरी देनी पड़ेगी, हिस्ट्री देनी पड़ेगी आपको, हेल्थ हिस्ट्री, और आपके चेकअप्स भी होते हैं और वो रिपोर्ट वहां पे जाती है। बायोमेट्रिक्स होते हैं, ठीक है, बायोमेट्रिक्स में जैसे आपकी फिंगरप्रिंट्स वगैरह होते हैं, उनके पास सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कनाडा गवर्नमेंट। मतलब वो भी अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं कि बुलाना है किसी को? जी, मैं तो कह रहा हूँ वही प्रिपेयर, वही बता रहे हैं, तभी हम जा पा रहे हैं। हाँ, ठीक है। सिर्फ वीजा वगैरह से काम नहीं चलेगा, सब बाकी चीजें भी होनी चाहिए, होमवर्क? नहीं, वीजा के अंदर आता है। अच्छा, वीजा बायोमेट्रिक्स वगैरह है, मेडिकल वगैरह, तभी वीजा अप्लाई करोगे। ये वीजा के बाद होता है या वीजा के समय? वीजा के समय, मतलब आपको डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं तब वीजा में। अच्छा, ऐसा है, जी, ठीक है जी, ठीक है, मैं समझ गया। तो हाँ, यही है। ठीक है, और आगे का क्या प्लान है? अभी मर्सिडीज लिया भाई ने वहाँ पे ना? हाँ, मैंने। घर का क्या लेना है, क्या आगे वहीं रहना है या वापस? जी, क्या प्लान है इसका मैं बता देता हूँ। मर्सिडीज तो ले लिया, घर का ही प्लान करेंगे, फोटो मैं डाल दूंगा। जी। तो अभी शादी वादी होगी तो वहाँ पर वर्किंग होना कंपलसरी नहीं है, मगर एक प्लस पॉइंट है। मान लो किसी की प्लानिंग नहीं है, जो चले गए, मतलब बस चले ही गए, तो उन्हें क्या क्या दिक्कत हो सकती है? प्लानिंग नहीं है, बस जाना है, वीजा करा लिया, फिर वहां जाके कुछ जैसे मॉल में काम कर रहे हैं, नहीं आगे कुछ समझ में आ रहा, ऐसी कुछ होती है प्रॉब्लम? हो सकती है क्या किसी को? जी, प्रॉब्लम तो बहुत होती है, और ये प्रॉब्लम नहीं है, सबको अपनी कैपेबिलिटी पता है। आप कितना ही प्लान कर लो, आप जितने कैपेबल हो उतने ही रह पाओगे। आप प्लानिंग से वो एकदम चीजें इंप्लीमेंट नहीं हो सकती ना, कुछ साल लगते हैं उसमें भी तैयार होने के लिए। तो आप जैसे आप कह रहे हैं कि मॉल में काम करते हैं, बहुत नॉर्मल चीज है, बहुत कॉमन चीज है, वो ऐसे नहीं बोलेंगे छोटा काम बड़ा काम है, क्योंकि जो मैं देखता हूँ वहाँ पर जो वर्किंग क्लास है पंजाब से ज्यादा, क्योंकि वो जो यहाँ से गाँव से जाते हैं, तो वहाँ पर भी यहाँ पर ये हल चलाते हैं, फार्मर से होते हैं ज्यादा, तो सेम काम, मेहनत वाला काम, फिजिकल वर्क। जैसे हम दिल्ली वाले हैं, हम इतना फिजिकल वर्क में नहीं रहते हैं, मेंटल वर्क होता है हमारा। तो हम ये सोचते हैं, हमारा प्लान यही रहता है, सबके अपने अपने प्लान है, जिस एरिया से आप आए हैं, ठीक है, उस हिसाब से आप प्लानिंग करते हैं। तो इसमें ऐसा कोई बड़ी बात नहीं कि अगर आप मतलब मॉल में काम कर रहे हैं तो आपकी लाइफ अच्छी नहीं है, ठीक है, क्योंकि वहां पर अच्छा पे है जी, इंडिया के हिसाब से नहीं है कि आपको रिच के लिए अलग चीजें हैं, पुअर के लिए अलग चीजें हैं, क्योंकि रूल्स सब एक है, ठीक है, जो प्राइसेस वगैरह है वो एक है, मार्केट एक है वहाँ पर। ये हम यहाँ पर ऐसे जैसे ठेली लगती है, अच्छा, एक तरफ मॉल भी है, उसके साइड में हम देख रहे हैं झुग्गी झोपड़ी भी है, ठेलियां भी लग रही है, ठीक है। तो जो ठेली वाला है वो झुग्गी झोपड़ी वाला है, ठेलियों से लेगा, जो हाई राइजिंग बिल्डिंग में रहता है वो मॉल से लेगा, तो वो चीज वहाँ पर है ही नहीं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, उस हिसाब से पे होती है। फिर वहाँ पर मल्टीपल जॉब्स करते हैं इस चक्कर में, क्योंकि फिर अब जैसे रिसेशन आ चुका है तो बहुत लोगों की जॉब गई है, तो लोगों को मल्टीपल जॉब करनी पड़ रही है, आगे के लिए फ्यूचर सिक्योर करना पड़ता है। तो वो तो हर बंदे की कंडीशन सिचुएशन पे अलग है। तो मेरी जो सिचुएशन है मेरी ऐसी बिल्कुल नहीं है, ठीक है, क्योंकि आईटी का बूम है इस टाइम पे, ठीक है, और वहाँ पर भी इसी प्लान से गए थे कि आईटी का बूम होने वाला है एज कम्पेयर टू अभी यूएस में काफी आईटी का यूएस से चल रही है, तो उस कंपैरिजन में बिल्कुल नहीं है। कनाडा में वो ग्रो कर रहा है आईटी वहाँ पर, ठीक है, इंडिया से भी ज्यादा अभी नहीं है वहाँ पर, मगर वहाँ पर गवर्नमेंट ने ऐसे रूल्स दे रखे कि मिनिमम वेजेस होती है, अच्छा, कि आपको इतना मिलेगा, ठीक है, उसी हिसाब से आपके खर्चे हैं, अपने हिसाब से नहीं है कि जी कुछ भी दे, अच्छा, जी, अपने हिसाब से नहीं कि आपने $10 दे दिए, $5 दे दिए, मिनिमम वेजेस आपको $15 पे करने पड़ेंगे आपको। और खाना पीना बनाना, क्या मसाले या ऐसा कुछ, क्या क्या दिक्कत हुई? खुद ही बनाया या ठंड वगैरह कितनी है वहाँ? तो पूरा जम जाता है एकदम, जी, वो कैसे एडजस्ट? वो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो काफी मुश्किल हुई थी मुझे तो, क्योंकि मैंने याद भी आई होगी घर की शायद बीच में की? नहीं, ये तो मेरा मुंबई से स्टार्ट हो गया। अच्छा, हाँ, ठीक है। जब मैं मुंबई इसलिए गया था, 9 महीने रहा था, तो मैं हर दूसरे महीने वापस आ जाता था, अच्छा, क्योंकि यहाँ तो पास था। वहाँ पर मुंबई में हमने मेड रख रखी थी, कि हम बस पैसा आता था, मेड को दे देते और अपने मौज मस्ती करके खाना मिल जाता था, मौज मस्ती करते थे। और वहाँ पर तो हो ही नहीं पाया, तो वहाँ पर मेड का नहीं है, वहाँ पर मेड का सिस्टम है, मगर बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है, क्योंकि आपको मिनिमम वेजेस, जो मैंने बोला है, वो सबके लिए फिर मिनिमम वेजेस है, क्या अपना खर्चा चलाओ या फिर, है ना जी। तो वहाँ तो सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं, ठीक है, और अच्छी बात है। यहाँ पर जैसे मैं देख रहा हूँ कि जो ज्यादा अमीर होते हैं वो बस ऐसे बैठ जाते हैं, उनके कोई लाइफस्टाइल नहीं है। सही बता रहा हूँ कि यहाँ पर अब अमीर हो गई, ठीक है, मगर बाहर जाम है, आपको भी जाम में रहना पड़ेगा, दूषित हवा है आपको भी सूंघनी पड़ेगी, दूषित पानी आपको भी पीना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ कितना भी अमीर हो जाओ, तो जो चीज लाइफस्टाइल वहाँ पर है वो होती है बेसिक, मतलब जिसे बोलते हैं लाइफस्टाइल। देखते हैं कि अच्छा लगता है कि
वहाँ पर साफ सफाई इतनी है, हर जगह पेड़ है, घासें हैं, धूल का कोई नामो निशान नहीं है, हवा इतनी साफ है, पानी मिल रहा है, वहाँ घर मिल रहे हैं इतने अच्छे अच्छे जो हमने कभी सपने में ना सोचे हो। देखने तो बहुत दूर की बात है, रहने तो बहुत दूर की बात है। घर लेना चाहे तो क्या प्राइस होता है लगभग? बहुत कॉस्टली, बहुत ज्यादा कॉस्टली। वहाँ पर लिविंग ऑफ कॉस्ट बहुत ज्यादा है। अभी जो हम प्लान कर रहे हैं दोनों भाई जी, और दोनों भाई भी, मतलब पहले तो मैं अपनी मिसेस के साथ प्लान करूंगा, मेरा भाई अपनी मिसेस के साथ प्लान करेगा। तो वो है हमारा $1 मिलियन। अच्छा ठीक है। $1 मिलियन इज इक्वल टू 6 करोड़। अच्छा ठीक है, जो हम प्लान कर रहे हैं। और उसमें अभी जैसे रिसेशन वगैरह है तो इंटरेस्ट काफी हाई गए हुए हैं, तो मंथली का देना पड़ता है उस हिसाब से। ठीक है, टैक्स भी वहाँ लगता है, टैक्स का है, हाउस टैक्स जी। ठीक है, तो वो सब इंक्लूड करके हम अफोर्ड कर सकते हैं, कर लेंगे, इतना तो है हमें। ठीक है, मगर फिर हमें अभी देखना है कि भाई कितनी जरूरत है, उस हिसाब से लेंगे। ठीक है, क्योंकि लेने को तो आप कितना ही बड़ा ले लो, मगर आप अफोर्ड कर पाओगे नहीं कर पाओगे वो नहीं। अभी मम्मी पापा को बुलाया था, जो मेरे मामा मामी वो भी गए थे कनाडा, जी। तो वो उनका कैसे बुलाया, क्या हुआ उनका? टूरिस्ट वीजा पे या कुछ अलग से होता है प्रोसीजर? नहीं, मेरा टूरिस्ट वीजा पे, और मैंने इनविटेशन लेटर भेजा था कि मुझे भेजना पड़ता है, तब आते हैं पेरेंट्स वगैरह। जी ठीक है, उसमें प्रेफरेंस मिल जाती है आपको कि आप 2 साल से अकेले हैं। अच्छा, पेरेंट्स को साथ लाना चाहते हैं, होम सिकनेस हो रही है, तो ये सब चीजें होती हैं। ठीक है, तो अपने पेरेंट्स को लाया था मैं 6 महीने के लिए। उनको भी काफी अच्छा लगा, उन्होंने काफी एंजॉय किया। ठीक है। और विंटर्स के स्टार्टिंग में लाया था मैं, फेब को लाया था, तो थोड़ा टॉलरेट नहीं कर पाए थे। उसके बाद समर्स उनकी काफी अच्छी रही। ठीक है, और फिर वो आगे भी हम साथ में रहेंगे, जो हमारा प्लान है साथ में रहने का। ठीक है, और यही सब है। और मैं वहाँ पर हेल्थ का काफी अच्छा स्कोप है, मतलब कि खाना ही हेल्दी मिलेगा आपको, तो आप बीमार कम पड़ोगे। वहाँ पर मैंने देखा है कि एनवायरनमेंट भी फ्रेश है। जी, 70 साल के मतलब बुजुर्ग लोग होते हैं, वो भी काफी हेल्दी रहते हैं, रोज वॉक करते हैं। ठीक है, टेंशन की कोई बात ही नहीं, क्योंकि हमारे रिलेटिव्स वगैरह नहीं होते। ठीक है, और वो बेफालतू की नज नहीं करते हैं आपको, मतलब पोक नहीं करते हैं। अच्छा, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, सब अपना फ्रीली रहते हैं। और सोच वहाँ पर काफी अच्छी है, फ्रीडम है काफी, मतलब सिर्फ ये नहीं कि फ्रीडम मिल गई तो कुछ भी कर लो। तो और वर्क प्रेशर है ही नहीं। और बस यही सब चीजें हैं जिसकी वजह से कनाडा। और लास्ट 2 ईयर से मेरे को एक क्वेश्चन था कि मैं इंडिया में रहूं या कनाडा में रहूं, क्योंकि तो आगे कनाडा में ही रहने का प्लान है। जी, मेरे को मतलब 1 साल पहले ऐसा लगता था कि जैसे मेरी फैमिली को मिस करता था मैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट लगता था, क्योंकि वहाँ पर फैमिली मिसिंग होती है। ये चीज सभी बोलते हैं जी, एक ही चीज है बस वहाँ पर कि फैमिली अगर हो जाए तो बेस्ट है वहाँ पर। तो लास्ट 1 साल से तो मुझे काफी डाउट में था मैं, अगर मैं अब कंफर्म हूँ कि मुझे कनाडा में ही रहना है, क्योंकि मैंने आके यहाँ पर एक्सपीरियंस किया कि जैसे फ्रेंड्स और फैमिलीज होती थी, वो भी सब अपनी लाइफ में बिजी हो चुके हैं, सब अपनी लाइफ में बिजी हो चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि गैदरिंग कितनी कर लोगे आप साल में, 1 बार 2 बार 4 बार 10, वो तो यहाँ भी नहीं है। अब यहाँ पर भी वो कल्चर जा चुका है कि सब अपनी लाइफ में इतनी बिजी हो चुके हैं, सब सैलरी बेस्ड हो चुके हैं। तो ये सब चीजें तो देख के लग रहा है कि हम कनाडा में सेटल। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई बात बताना चाहेंगे कनाडा की जो अच्छी लगी, जो बुरी लगी कनाडा की, कोई चीज़ ऐसी वहाँ जाके जो प्रॉब्लम हो सकती है? प्रॉब्लम तो बहुत हो सकती है कि क्योंकि वहाँ के रूल्स अलग है। बुरी एज एन हम बुरी नहीं बोल सकते, क्योंकि इंडिया में रूल्स नहीं है, हम बाहर रहे नहीं, अपने घर में रहे हमेशा, खुद का घर होता था, रेंट पे कभी रहे नहीं है, तो बुरी नहीं है। वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है उन चीज़ों की। अगर हमें नॉलेज, प्रॉपर नॉलेज, हम उसे इस चीज़ को प्लान कर पाए तो वो चीज़ भी नहीं होंगी। बुरी एज कुछ नहीं लगा है, इंडिया से बहुत 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 पेट्रोल भी खुद ही भरना पड़ता है वहाँ पे जी। उसका क्या प्राइस है? अभी उसका चल रहा है $1.5 पर लीटर चल रहा है। अच्छा, ठीक है जी। और रिसेशन के चक्कर में काफ़ी महंगाई हो चुकी है वहाँ पर। आप अगर ग्रॉसरी लें, पेट्रोल लें, रेंट लें, तो सरवाइव करना हम जैसे बंदों को ले फिर भी ठीक है, मगर जो लेबर क्लास होती है और जो मिनिमम वेजेस पे काम कर रहे हैं उनके लिए सरवाइव करना भी थोड़ा मुश्किल है। मगर कनाडा गवर्नमेंट उस पर भी ध्यान दे रही है और मिनिमम वेजेस भी बढ़ाए हैं थोड़े बहुत, और वो प्राइस भी कम करेंगे जैसे जैसे वर्ल्ड की हालत, वर्ल्ड क्राइसिस खत्म होगी तो वो सब देखेंगे, मतलब देख रहे हैं वो कनाडा गवर्नमेंट। वो बहुत हेल्पफुल है। अभी जैसे अफगानिस्तान में जो क्राइसिस होती है उनको भी हेल्प किया था, यूक्रेन वालों को भी हेल्प करते हैं। ठीक है जी। तो इन सब फीस मांग रहे हैं। अच्छा, एक मुझे अभी एक वो क्वेश्चन याद आया बैंक से जी, कि वो लोग अमाउंट भी देखते हैं बैंक में कितना है कि फाइनेंस क्या होना चाहिए अंदाजा? अगर आप टूरिस्ट के लिए कर रहे हैं तो 10 to 15,000 फॉर सिंगल पर्सन होना चाहिए।
10 to 15,000 डॉलर। हाँ, मतलब अच्छा ऐसे 9 लाख के बीच में आपके अकाउंट में शो होना चाहिए कि आप उतना ठीक है कि खर्च कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, प्लस जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है वहां से उसके अकाउंट बैंक अकाउंट को भी देखते हैं वो कि उनके पास कितनी, ठीक है, क्योंकि एट द एंड हाँ वही जरूर मनी मैटर करती है। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल यहाँ पे कि जब घर पे बताया कि यहाँ जाना है, क्या उनका क्या रिएक्शन था कि इतनी दूर जाएगा, क्या करेगा? उनका तो रिएक्शन तो काफी था ही, क्योंकि मेरे पेरेंट्स वो हर कोई पेरेंट्स प्रोटेक्टिव होते हैं, बहुत सोचते हैं अपने बच्चों का। मुंबई तक तो ठीक था, चलो नहीं मुंबई तक भी ठीक नहीं था। जब मैंने मुंबई का बताया तो पापा ने यही बोला था क्या करेगा, मतलब क्या हो जाएगा मुंबई चले जाएगा। पहले मेरा क्योंकि प्लान 3 महीने का था मुंबई का, अच्छा वो तो एक्सटेंड हो गया क्योंकि शायद कुछ तो रीजन था। हम जैसे हम प्लान कर रहे थे उससे ज्यादा कि मुझे जो कॉलेज था उसमें एक होता है इनटेक बोलते हैं उसे, कि जनवरी इनटेक होती है, एक स्प्रिंग होता है, विंटर्स होता है, समर्स होता है, इनटेक होता है। मतलब कि 3 साल में 3 बार आप कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं। कहाँ पे? कनाडा में। अच्छा ऐसा भी है जी। तो पहले मैं जनवरी वाला देख रहा था, मगर जनवरी इनटेक बहुत कम बच्चों को लेता है, तो समर्स में ज्यादा लेते हैं वो गर्मी वाले में। तो मेरा जनवरी से अगस्त में हो गया था, सितंबर वाले में हो गया था। इस वजह से जो 8 महीने थे वो भी मैं एडिशनल मुंबई में रहा था। अच्छा। मतलब मेरा प्लान 3 महीने का शुरू में, तो पापा 3 महीने के लिए मना कर रहे थे, क्या करेगा, कहाँ जाएगा, ये करेगा, वो नहीं करेगा। ठीक है। कनाडा तो बहुत दूर की बात है, उसमें थोड़ी अड़चने वगैरह आई थी। क्या क्या प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम आई कि पैसा डूब गया या ऐसा कोई भी कुछ प्रॉब्लम आई हो? नहीं मेरे साथ में ऐसा कोई दिक्कत नहीं, सब क्लियर हुआ है मेरा बहुत स्विफ्टली, बहुत अच्छी बात है, स्मूथली हुआ था। अच्छा, मगर मैंने बहुत केसेस सुने अपने फ्रेंड्स वगैरह के, और अपने भाई का भी सुना जैसे उसको थोड़ी प्रॉब्लम आई थी। और मेरा एक फ्रेंड था, उसको वहाँ पर फ्रॉड भी हो गया था। बना रखा है कि जितना आप करोगे उससे ज्यादा जितना आप डिजर्व करोगे उससे ज्यादा पे मिलती है, उसके बराबर पे मिलती है आदमी को कि काम के जी जितना काम कर रहा हूँ मैं उससे अच्छी लाइफस्टाइल जी रहा हूँ उसमें। यहाँ पर आप सैलरी बेस पे नहीं कर सकते, आपको बिजनेस होना चाहिए, आपको उल्टा सीधे काम करने आने चाहिए, तभी आपके पास पैसा होगा। और उसका ऐसा क्या फायदा भी नहीं है। फिर मैंने आपको जैसे बताया क्योंकि आप भी वहीं पर हैं, गरीब भी वहीं पर है, तो आप उनका मार के अपने पास ले लोगे तो ऐसा कुछ फायदा नहीं होने वाला है। और ये अकल यहाँ पर रह के नहीं आती है, जब आप चले जाएंगे या तो आपके पास नॉलेज हो किसी और के थ्रू, कोई बड़ा हो, यूट्यूब हो, किसी भी थ्रू, तो आपको नॉलेज हो सकती है, वरना आप एक्सपीरियंस करके ये चीजें पता कर सकते हो। ठीक है। तो बेसिक चीजें हमने सारी कवर कर ही ली है। तो भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।